अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल वीडियो थोड़ी सी जो है इस तसलसल के साथ नहीं आ रही है, ख़ास तौर से कुरान की वीडियो और हदीस की वीडियो। तो देखिए, मामला यह है कि मैं एक नया लैपटॉप ख़रीदा हूँ अमेज़ॉन से, वो मेरे पास आ गया है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे अपलोड करना नहीं आता है। तो मैं एक दोस्त को बुलाया हूँ, आजकल हो रहा है। आज वो आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वो जो है लैपटॉप मेरे पास नया जो है फंक्शन में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं स्पीड से काम करूँगा और ये मेरा पुराना लैपटॉप जो है कहीं और चला जाएगा गिफ्ट के तौर पे। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मुतासिर है। तो उम्मीद है आज वो आ जाएंगे, आज मेरा काम हो जाएगा, तो कल से इंशाल्लाह जो है नया लैपटॉप पे काम होगा। और आज एक बड़ी खुशी की बात है। एक खुशी की बात तो दो है, समझिए। एक मेरे गांव के लिहाज से है कि मेरा मदरसा जो है मन मुताबिक बनना शुरू हो गया है, यानी छत के ऊपर क्लासरूम वगैरह। इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात वो ये है कि रात भर परेशान थे हम लोग, रात भर एक क्लास से, कि ईरान पर हमले की तैयारी थी पूरी, और पूरा सिनारियो बन गया था, और बार बार उठ करके मोबाइल चेक करना पड़ता था कि कहीं हमला तो नहीं हो गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि हमला मौखर हो गया है, या टाल दिया गया है, या कुछ हुआ है। लेकिन यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और अभी सुबह में खोल दिया है। तब खोल दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसको आश्वासन दे दिया गया होगा कि चलो हमला नहीं होगा। तो उसको वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप के भी अल्फाज से जो है ये ऐसा लग रहा कि वो अब हमला नहीं करेगा अभी फ़िलवक्त। क्योंकि उससे भी पूछा तो उसने कहा कि हाँ, अब मुझे जो है यकीन दहानी कराई गई है कि जिन लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये आश्वासन मुझे दिया गया है। और ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि प्रोटेस्टर को जो है एग्जीक्यूट करना ये हमारे सवाल ही में नहीं है। तो इस लिहाज से जो है तो लगता है कि ये बात हुई है रात। तो रात किससे बात हुई है ये मैं आपको थोड़ा सा इशारा देता हूँ कि ये यूएई वाले जो है बीच में पड़े, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शायद, और उसने जो है अमेरिका को समझाने की कोशिश किया और इजराइल को, क्योंकि वो अभी ब्लू आइड बना हुआ है, आंखों का तारा है इजराइल का और अमेरिका का। पूरा अमेरिका और इजराइल के एजेंडे के तहत यूएई अभी काम करता है। तो यकीनी बात है कि जो वफादार होता है उसकी भी बात भी माननी पड़ती है। और ईरान ने धमकी भी दिया था कि हम बर्बाद होंगे तो फिर जो है मिडिल ईस्ट में हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो यूएई वगैरह भी जद में था। तो इस वजह से जो है ये समझिए कि यूएई सऊदी इन लोगों का कारनामा है कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा रोकने में कामयाब हुए। अब की लग क्यों रहा था? तो अब मुझे ही नहीं लग रहा था, दुनिया का कोई ऐसा जो है आलमी हालात से वाकिफ़ आदमी नहीं था जिसको नहीं लग रहा था कल। एक तो ये है कि यहाँ से उदैद बेस जो है कतर में, तो यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉल जो है जितने भी लोग थे उसको खाली कराया जा रहा था। और दूसरी बात है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर अपना स्पेशल जहाज में बैठ करके निकल लिया था ग्रीस। तो बोलता था कि जो है वो समझे कि ईरान के जो है सुप्रीम लीडर वो भागेंगे रशिया, लेकिन ये खुद ही भाग गया था। लेकिन ये खुद भागा नहीं था, यानी इन लोगों की अपनी एक जो है चाल होती है कि अगर हम हमला करेंगे तो हम पे भी हमला होगा। तो प्राइम मिनिस्टर पहले ही जान बचा करके जो है सेफ साइड में चला जाता है। तो ये दो कारनामे सब लोगों ने जो है कर लिए थे, महसूस कर लिए थे। तो इस वजह से सब लोगों को लग रहा था कि ये हमला करेगा ही, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि हमला तो होगा। तो इस तरह से जो, तो अब लग रहा है कि मतलब हमला रुक गया है। और उसमें मामला क्या है, एक तो यूए का मामला है, और दूसरी बात जो खबर आ रही है वो ये कि खुद अमेरिका यहाँ का जो है अस्करी जो है क़यादत है, और इजराइल के भी अस्करी क़यादत है। इन दोनों का मुश्तरका जो है कहना यह था कि ईरान को फतह करना पॉसिबल नहीं है। आप जख्म तो पहुंचा सकते हैं, उनको कर सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज नहीं कर सकते। और अगर जो है कामयाब नहीं हुए तो और भी रिजीम मजबूत हो जाएगी, लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे।
और जिससे उम्मीद थी वही जो है मतलब मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है उसको कंट्रोल करने में ये लोग कामयाब हो गए थे। तो प्रोटेस्ट जो है उतना ख़तरनाक हो नहीं पाया। और फिर जो है यूरोप वाले भी कितना भी ताकत लगा दिए कि ईरान में वुमेन राइट्स के जो है उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स ये हो रहा है, लेकिन सब लोगों को गज़ा के हालात ताज़ा हैं, तो लिहाजा सब समझ गए कि ये लोग जो है दोगली पॉलिसी अपनाने वाले हैं कि इन लोगों को जो है फ़लस्तीनी बच्चे मरते हैं तो कोई परेशानी नहीं रहती है, ईरानी बच्चे मरते हैं तो इनको बहुत परेशानी होती है। तो ये जो है लोग सब जान गए हैं इन लोगों के करतूत को, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिए नहीं। तो ईरान का चैप्टर लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए जो है इन लोगों ने मौखर कर दिया है, बल्कि मौखर करना पड़ा है। इसी के साथ साथ समझ जाइए कि यूएई जो इजराइल का लाडला है उसको भी धचका पे धचका लग रहा। ये आप समझ लीजिए कि यमन में धचका तो लगा ही था, ये पूरा इजराइल का ही एजेंडा चलाता है। इजराइल ने जो है यूएई को अपने कब्जे में लिया, आप चाहे जो है जिस जरिए से भी लिया हो। ये शहजादे और शहजादियों की जो है बहुत सारे जो है यूरोप वगैरह में कारनामे रहते हैं, तो इनकी वीडियो वगैरह सब ब्लैकमेल कर दिया जाता है इन लोगों को। तो इस लिहाज से जो है इजराइल और अमेरिका ने जो है इनको सामने लिया, और ये अब ये चाह रहा था कि सऊदी के शहजादे को हम जो है अपने इसमें ले लें, इन्फ्लुएंस में। अब फिर इसके ज़रिए से हम अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाएं, और इजराइल चाहता था कि इसके ज़रिए से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, और अमेरिका चाहता है कि इजराइल के ज़रिए से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर क़यादत की बड़ी लड़ाई है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में और मोहम्मद बिन सलमान में। तो मोहम्मद बिन सलमान तो समझ जाइए कि चचा का हक ले करके आया था, मार करके आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी था, और इसी वजह से वो सपोर्ट दिया था कि ये यंग लड़का है तो फिर हमारे हिसाब से काम करेगा, तो फिर पूरी क़यादत हमारी रहेगी। और फिर इजराइल चाहता था कि ये हमारे फेवर में आ गया, इसके फेवर में ये आ गया, तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट में हम जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मंसूबा जो है वो उतना काम नहीं कर रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो थोड़ा सा अब होश में आ गया है। जब से उसको जो है यमन में धचका लगा है तब से थोड़ा सा होश में आया है। तो अभी आप देखिएगा कि कितना एग्रेसिव जो है लड़ाई हुई है, समझिए कि यमन में दोनों के लिए। पहले तो दोनों मिल करके आए थे यमन में हौसियों से लड़ने के लिए, लेकिन अब जो है इख्तिलाफात जो है वो दो टोक वाजे हो गया। तो अब सऊदी ने जो है बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया और पीट पाट करके रख दिया एकदम, और यूएई को उड़ा दिया यहाँ से, जबकि ये समझ रहा था। अब सऊदी इतना सख्त क्यों हुआ? क्योंकि सऊदी को बात समझ में आ गई कि ये असल में हमारा घेराव हो रहा है हौसियों के बहाने से। ये मसला है, जिसके वजह से उसकी नींद बेदार हुई और वो जो है फ़ौरन होश में आया। अब आप कहेंगे ये सब कहाँ से लेके आ गए? तो ये मसला ये था, जब से ये सोमालीलैंड का मामला हुआ है तब से जा कर के इन लोगों को पता चला कि यूएई तो कुछ और ही कर रहा है। वरना लीबिया में देखेंगे कि ये जो है अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, सूडान में देखेंगे कि ये अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, सोमालिया में देखेंगे ये अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और अब जा कर के यमन में भी अलग ही मुल्क बनाने की बात करने लगा। तो उसको लगा कि अगर ये सूडान जो है, ये जानते ये असल में लड़ाई है रेड सी पे किसकी हुक्मरानी रहेगी। तो अब ये अगर सूडान पर जो है बागी ग्रुप का जो है कंट्रोल हो जाए, खासतौर से खर्तूम में उसी का कंट्रोल था, अब धीरे धीरे कम हो रहा। तो बागी ग्रुप का कंट्रोल का मतलब यूएई का कंट्रोल, फिर जिबूटी में जो है सबका ही रहता है, समझिए कि मुश्तरका है समझ। फिर सोमालीलैंड में अगर इसका कंट्रोल हो जाता, फिर ये जो है साउदर्न पार्ट में जो है कंट्रोल हो जाता, तो फिर ये रेड सी में किसका कंट्रोल रहता? तो ये इजराइल जो है इसके ज़रिए से, यूएई के ज़रिए से ये करवा रहा था पूरा। लेकिन अभी आप देखिए कि पूरे सारे ख्वाब ही सकनाचूर हो गए। यहाँ से जो है सऊदी ने खदेड़ दिया, फिर यहाँ से भी कहा कि निकल जाओ, और सोमालिया में भी 2-3 इसका एयरबेस वगैरह था, उसने कहा खाली करो, और यहाँ सूडान में भी अब इसका जो है हारना शुरू हो गया है। खुर्तुम तकरीबन हार ही गया है। तो ये जो है सऊदी को बाद में बात समझ में आई कि हौसी के बहाने हमें घेराव तो नहीं हो रहा। तो ये पिछले महीना जो मामला हुआ है यहाँ पे हज़र मौत को लेकर के, इसको लेकर के, तब सऊदी वाले जागे हैं
कि बहाना कोई और है, निशाना कोई और है। और सऊदी अरब जो है, इसमें जान लीजिए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि मक्का मदीना के हम कस्टोडियन हैं, तो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बस एक इज्जत होनी चाहिए, एक एहतराम होना चाहिए, बस एक सेइंग होनी चाहिए। यूएई पूरा कब्जा ही वाला चाहता था कि यमन का ये पार्ट हमारे बिल्कुल अंडर में आ जाए, सोमालिया का हम ये पार्ट हमारे अंडर में आ जाए, सूडान का ये पार्ट हमारे अंडर में आ जाए, लीबिया का ये पार्ट हमारे अंडर में आ जाए। तो ये तो मामला, और यूएई के पार्ट में आने का मतलब इसराइल के पार्ट में आने का। अब तो खुल करके बात आ गई है कि ये जो गजा जेनोसाइड हुआ है उसमें बराबर का शरीक है यूएई। तो ये समझ जाइए। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई इन दोनों में क्या लड़ाई हो गई, तो वो ये बात थी कि इसने बड़ा किया कि हमारे जो है मुताबिक रहेगा, लेकिन उसके अज़ाइम कुछ और हो गए, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान को खलना शुरू हो गया। अब ये बात हो गई। अब आज बात करते हैं हम, इससे भी बड़ा मसला जो है वो ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड का मामला जो है, ये समझिए कि मामूली मामला नहीं है। ये है तो एक छोटा सा मुल्क, और मुश्किल से 60,000 के करीब भी लोग नहीं है, कहीं पे 57,000 लिखा रहता है, कहीं पे 56,000, लेकिन ये है बहुत अहम। ये समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, उसके बाद जो कायदा कानून जो कुछ भी अमेरिका और यूरोप वाले ने मिलकर के बनाए थे, ये उसका जो है समझिए कि उल्लंघन है। और जैसे पहले जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बादशाहत के ज़माने में, वही दौर वापस आने का एक समझे अलामती वाला मामला हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों को भी जो है बख्शने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल जंगल राज। जो लॉजिक वगैरह दे रहा है किसी को काबिल कबूल नहीं, किसी को भी नहीं, यानी वेनेजुएला से भी घटिया आर्गू दे रहा, जिसके वजह से यूरोप वाले इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। मैं तो थोड़ा इशारा आप लोगों को 3-4 रोज पहले दिया था। कल मैं इत्तेफाक की बात है, एक बड़ा जो है जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था, सेम वही बात बता रहा था जो मैं बताया था। अब वो इतना खुश होकर के बता रहा था कि लग रहा था कि जियो पॉलिटिक्स का कितनी बारीक बात बता रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदरूनी खुशी हुई कि भाई आप तो आज की तारीख में 14 तारीख को बता रहे हैं, मैं तो 12-11 ही तारीख को बता दिया हूँ। तो वो जो है उसकी बात से मुझे तकवीयत भी हुई। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ और बताता हूँ कि मामला क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है आर्गू दे रहा है एक अपने लोगों को और एक बाहर की दुनिया को। अपने लोगों को कहता है कि मुनरो डॉक्ट्रिन में सब ये था, हम कोई पहले सदर नहीं है जो इस पे जो है वो मतलब कोशिश किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किया, तो हम भी कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पूर्वज ने किया है, कोई हम नई बात कर रहे हैं क्या। और ये आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो 13 कॉलोनी से बढ़ते बढ़ते जो है 50 कॉलोनी हो गया, 50 स्टेट हो गया है। तब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 50 के बजाय हम 75 कर दें, तो और खुश होना चाहिए क्या तुम लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, मैक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो है, तो वो जो है अब टेरिटोरियल जो है वो बढ़ाना चाहता है। अभी देखिए वेनेजुएला में कह रहा है कि मार्को रूबियो प्रेसिडेंट होगा। अब देख रहे हैं ग्रीनलैंड में मुझे लगता है कि बेटे को कहीं ना बना दे, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को। तो अब ये तो समझे कि अमेरिका को जो है वो साइलेंटली ये करा, और वाकई में जो है ग्रीनलैंड को फर्स्ट मर्तबा इन लोगों ने लेने की कोशिश नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपना फर्स्ट टर्म में भी जो 2016 से 20 तक था, उसमें भी उसने जो है आवाज़ उठाई थी कि इसको हम लेना है मुझे, लेकिन वो किसी और चीज़ में उलझ गया। इससे पहले भी बार बार बहुत सारे लोगों ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत मसला चला इन लोगों का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जो है यूएसएसआर से बचने के लिए और इस सब से बचने के लिए इन लोगों ने, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो 1951 वगैरह में जो है अमेरिका ने यहाँ पे बेस वगैरह बना लिया, तो वो नेटो वगैरह के हिसाब से बेस था कि इधर से जो है हमला ना हो सके यूएसएसआर का। तो कहा ठीक है बना लो, कोई मसला नहीं है। अब वो आर्गू जो दे रहा वो असल मसला है। और ये देखिए आर्गू आप ही समझिए कि कैसा है। वो कह रहा देखो यूरोप वाले बिल्कुल तैयार हैं कि आपको सेफ्टी का मामला है ना, तो हमारे भी जो है यहाँ पे फौजी हैं और आप भी फौजी लाए, हम लोग तो एक ही हैं, डेंटो में हैं। आपने 2% कहा 2% बढ़ा दिया, आपने कहा 5% तो 5% कर दीजिए, तो आपकी भी फौज रहे, यूरोप की भी फौज रहे, और जैसे चल रहा चलने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो ये हमारे अंडर में चाहिए,
क्यों चाहिए भाई? अब वो कह रहा है कि देखो ग्रीनलैंड का मामला ये है कि अगर मैं इस पर कब्जा नहीं करता हूं तो रशिया या चाइना दोनों में से एक इस पर कब्जा कर लेगा। तो आप बोलो कि तुम लोग कि तुम्हारा दुश्मन अगर कब्जा कर ले तो उससे बेहतर है ना कि तुम्हारा दोस्त ही कब्जा कर ले। वरना अगर मैं कब्जा नहीं करूंगा तो तुम लोग रशिया चाइना को नहीं रोक पाओगे। तो नहीं रोक पाओगे तो रशिया चाइना यहां पे आ जाएगा, तो फिर हमारे पड़ोस में तुम्हारी नाअहली की वजह से हमारा दुश्मन आ जाएगा। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा मैं उसके कब्जा करने से पहले मैं ही कब्जा कर लेता हूं। ये उसका आर्गुमेंट। यूरोप वाले कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, किसी हद तक सही भी है कि रशिया कर लेगा, चाइना कर लेगा, तो नेटो में आपको डैडी क्यों बोलते हैं हम लोग? आपका दामन क्यों थामे हुए हैं? आप कहते हैं कि 2% खर्च करो तो 2% खर्च करते हैं, आप कहते हैं कि जो है 5% खर्च करो तो 5% खर्च करते हैं, आप कहते हैं कि नेटो को और आगे बढ़ाओ तो और आगे बढ़ाते हैं, यूक्रेन को हथियार दो तो हथियार देते हैं। तो इसी से, इन्हीं दोनों से बचने के लिए आपका दामन पकड़े थे ना। और ये समझ जाइए कि जो है 75 साल से पकड़े हुए हैं नेटो के शक्ल में। तो आपके होते हुए जो है रशिया कैसे कब्जा कर लेगा? आपके होते हुए चाइना कैसे कब्जा कर लेगा? फिर तो आपकी इमामत पे सवाल है, आपकी लीडरशिप पे सवाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता नहीं, बस एक आर्गू दे दिए काफी है, अब काउंटर आर्गू सब नहीं चलता मेरे नजदीक। अब यहां पर मसला क्या हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। ये असल में ज़ायनिज़ लॉबी का जो है माइंडसेट की बात हो रही है असल में। ये तो अभी ग्रीनलैंड की बात है, ये देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद कनाडा की बात आ जाएगी, अब कुछ ही दिनों के बाद जो है मैक्सिको की बात आ जाएगी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं होगी। फिर कहेगा कि ये आइसलैंड भी हमारा है, और ये कहेगा कि यूके में जो है ये स्कॉटलैंड वगैरह है ना, ये हमारा है। क्योंकि अब इससे जो है पहले तो इधर से खतरा है कि चाइना रशिया ना जाए, फिर कहेगा कि इधर से रशिया की शिप जा रही है तो यहाँ पे भी हमको खतरा लग रहा, तो इस साइड वाला तो मैं बचा लूंगा, इस साइड वाला तुम लोग कमजोर हो, लिहाजा यहाँ पे भी मैं बैठ जाता हूँ। अब पूरा यूके तो नहीं ले सकता, तो चलो ये स्कॉटलैंड ही दे दो, स्कॉटलैंड को उभार देगा, मैक स्कॉटलैंड ग्रेट अगेन कर देगा, बस हो गया। जैसे हम ईरान के लिए जा रहा हो, वेनेजुएला के लिए जा रहा, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यूरोप में जो लोग तेज जहन के लोग हैं, खास तौर से लीडरों में इमैनुअल मैक्रोन वगैरह और जॉर्जिया मेलोनी वगैरह, वो लोग भाप गई है। इससे नहीं कि हम ही लोग जान गए हैं, वो भाप गए वो लोग। इमैनुअल मैक्रोन, उसकी चीखें निकल रही है, और वो कह रहा है कि हम लोगों को तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, अमेरिका ने बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों को। अब कैसे बेवकूफ़ बना दिया, अब चीखें देखिए तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इमैनुअल मैक्रोन जो है कितना अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा। वो कह रहा है कि प्लीज हमारी डायरेक्ट बात पुतिन से कराओ। जॉर्जिया मेलोनी भी कह रही है कि प्लीज हम लोगों को डायरेक्ट बात करनी चाहिए रशिया से, पुतिन से। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बात अमेरिका कर रहा, हम लोग को तो बीच ही में नहीं रख रहा, टेबल पे भी नहीं बैठा रहा, हम लोग मेनू बन गया है। यानी यूरोप के किस्मत के फैसले पुतिन और जो है अमेरिका कर रहा, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? ये नहीं, ये अफ्रीका के लेवल पे हम लोग को ले आए कि कभी हम लोग जो यूरोप के लीडरान जो है अफ्रीका के बारे में जो टेबल पे बैठे थे कि किसका बंटवारा कैसे होगा, वही हैसियत हम लोगों की आ गई है कि आज जो है रशिया, चाइना और अमेरिका जो है तय कर रहा है कि यूरोप का क्या होगा। तो अगर दोस्त होकर के जो है दुश्मन का रोल अदा कर रहा डोनाल्ड ट्रंप, तो क्यों ना दुश्मन से गले लगा लिया जाए, उनसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, हमसे बताइए, हम आपके कंसर्न को ही करेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि रशिया से उतना खतरा नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप से खतरा है। अब ये बात समझ लीजिए, अमेरिका फ्रांस पे भी हमला कर दे कोई बड़ी बात नहीं अगर वो रास्ते में आया तो। इस लिहाज से इमैनुअल मैक्रोन कह रहा है कि पुतिन से हम लोग को डायरेक्ट बात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने हाथ पांव खुद तोड़ लिए हैं, बर्बाद हो गए गिलास। अमेरिका ने चालाकी से इन लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, हथियार के लिहाज से भी और फाइनेंस के लिहाज से भी।
और तिजारत के लिहाज से तिजारत जो है चाइना से जो है बर्बाद कर दिया है। जितने भी जो है उनके इत्तेहाद वगैरह थे और एग्रीमेंट वगैरह थे सब खोखले हो गए एक लिहाज से अमेरिका को खुश करने के चक्कर में। फिर अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पुतिन को सैंक्शन मार मार करके हालत ख़राब कर दी है। और सैंक्शन मारते थे तो नुकसान अपना ही होता था। अमेरिका कहता था कि गैस खरीदना बंद करो तो ऑयल खरीदना बंद करो। इन लोगों की पूरी फैक्ट्री ही चलती थी सस्ता गैस की वजह से, पाइपलाइन से आ जाता। खासतौर से जर्मनी देखिए निगेटिव में जा रहा। अब यहाँ से सस्ता गैस आ जाता था तो फिर सामान बनता था तो फिर मार्केट में उसको जो है मुकाबला कर लेता था चाइना वगैरह से। चाइना को गैस महंगा मिलता था, इनको सस्ता मिल जाता था, लेकिन इसका लेबर सस्ता रहता था, इसका लेबर महंगा रहता था। तो किसी तरह बर्दाश्त जो है ब्रांड के नाम पे इसका आगे बढ़ जाता था। यहाँ पर कहा कि नहीं रशिया से नहीं खरीदना है ऑयल गैस, तो आप कहाँ से खरीदोगे? तो अमेरिका ने कहा मुझसे खरीदो। तो खरीदेंगे तो कितना में? 3 गुना ज़्यादा में। तो पूरा पैसा भर भर करके अमेरिका जो है वो ले गया गैस के ऑयल के नाम पे। अब फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई है क्लास इन लोगों की। अब फिर हथियार कहा दो यूक्रेन को, 2 हथियार ज़्यादा जितने भी टैंक वगैरह से सब दिला करके जो है वो खाली कर दिया है यूक्रेन यूरोप को। अब यूरोप के पास ना हथियार बचा है ना पैसा बचा है। और अब यह है कि जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया है। एक तरफ से ये अजदहा है, एक तरफ से ये अजदहा है, इकोनॉमिक के लिहाज से ये अजदहा है। तो एमेनुअल मैक्रोन कह रहा कि अब तो हम लोग मेनू बन गए, अब तो हम लोगों के बंटवारे हो रहे हैं जैसे अफ्रीका के हो रहे थे। तो डायरेक्ट बात करेंगे पुतिन से, आप पुतिन से बात करते रहो। अब ये लोग परेशान है कि इसने कभी कहा कि जो 2% नेटो के लिए बढ़ा तो 2% बढ़ा दिए, फिर कहा 5% बढ़ा, 5% बढ़ा दिए। रशिया से ऑयल गैस ना खरीदो, वो भी मान गए। हथियार दो यूक्रेन को, टैंक दो, ये दो, वो भी मान गए। रशिया से दुश्मनी मोल ले लो, वो भी ले लिए। आज जब बीच मझधार आया तो हम लोगों को जो है पूछता ही नहीं। यूक्रेन की बात चल रही है, टेबल तक पे नहीं बैठा था, जाना पड़ता उसके घर, तब बैठा था। ये हैसियत आ गई हम लोग। और ये जितना भी जो है कोल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये कायदा कानून बने थे कि समंदर के क्या कायदा कानून रहेंगे, बॉर्डर के क्या कायदा कानून रहेंगे, तिजारत के क्या कायदा कानून रहेंगे, सबको तोड़ फोड़ करके आप डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। तो वो सारे कायदा कानून जो बने थे वो यूरोप को ध्यान में रख के बने थे। इसीलिए आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो बना तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 2 जो है यूरोप को दिया गया, फ्रांस को और यूके को। बकिया अमेरिका को 1 सिक्योरिटी पावर और 1 रशिया को, 1 चाइना को। बकिया यूरोप ने 2 अपने पास रखा। इसका मतलब यह है कि वो पूरा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो अमेरिका ने यूरोप को देखते हुए उसके फायदे और उसको नुकसान से बचाने के लिए बनाया था। और इसके बदले में ये लोग साथ देते थे उसका। और अब जो है वही पूरा ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया। वेनेजुएला को जो है सदर को उठा लेता, तो ग्रीनलैंड कहता हमारा है, तो फिर ईरान पे कहता कि हम हमला कर देंगे। कनाडा कहता कि 51 स्टेट समझ जाओ तुम लोग। मैक्सिको के पास तो समझिए कि फोर्स ही नहीं है क्लास। ग्रीनलैंड का कल जो है समझिए कि फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ था और डेनमार्क का भी आया हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह से मुलाकात हुआ और चेहरा उतरा हुआ था। आप समझ जाइए, न डोनाल्ड ट्रंप खुश था न वो लोग खुश थे, क्योंकि वो लोग इसकी बात नहीं माने, ये लोग उसकी बात नहीं माने। अब ये देखें डेनमार्क की हालत खराब है। ये ग्रीनलैंड को अगर लिया तो फिर नेटो टूट भी सकता। तो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे मामला आ गया है कि अब ये 50 स्टेट्स है, तो अब इसको आगे बढ़ाऊंगा और हिस्ट्री में नाम कमाऊंगा, और समझ जाओ कि मैक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसमें आप कहेंगे कि यूरोप की क्या गलती है? यूरोप की गलती है, यही तो बात समझानी है, इतनी लंबी तमहीद क्यों मैं बात। यूरोप की गलती यह है कि जो कायदा कानून आप खुद बनाए थे, उस कायदा कानून का जब उल्लंघन हो रहा था तो आप क्यों नहीं बोले, क्यों आवाज नहीं उठाए, क्यों खड़े नहीं हुए? आप कहेंगे कहां की बात चले? अरे यही बात है, तो फलस्तीन में भी तो मामला था। तो फलस्तीन के धीरे धीरे कब्जा करता चला गया, और जो बेचारे लोग आवाज उठाए उसको इजराइल मारता चला गया। तो आप क्या कर रहे थे? जेनोसाइड में साथ दे रहे थे,
या फिर आप आवाज़ उठा रहे थे? आप कहेंगे यूरोप से तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठी है। अरे यूरोप से आवाज़ उठी है पब्लिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। गवर्नमेंट तो जेनोसाइड में शरीक है सिवाय 2-4 के। आवाज़ तो अमेरिका में भी उठी है लेकिन पब्लिक की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप तो जेनोसाइड में बराबर का मुजरिम है। तो जब यहां पर जो है फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा था कि उनको ढकेला जा रहा था, वो सेल्फ डिफेंस में अगर हथियार उठा रहे थे तो उनको दहशतगर्द कहा जा रहा था, तो उस वक्त तो आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त तो आपको ना ह्यूमन राइट्स याद आ रहा था, ना वुमेन राइट्स, ना कोई राइट्स। तो आप अपना जो है वर्ल्ड ऑर्डर को खुद ही कोलैप्स किए। अब ये पूरा ज़ायनिज़्म प्रोजेक्ट है, क्रिश्चियन वाइट क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट, जो अमेरिका में भी उसका लॉबी है और वही इजराइल में है। तो वो यहाँ तजुर्बा उसका कामयाब हो रहा है, तो फिर अमेरिका वाला तजुर्बा क्यों नहीं कामयाब होगा? तो अब अमेरिका ने पूरी फॉरेन पॉलिसी ये यहाँ की ज़ायनिज़्म से मुतासिर होकर के अब फैलाना शुरू किया है कि जिस तरह इजराइल अपने पड़ोसियों के साथ मामला करता है और दिन दूनी रात दुगनी फैलता चला जा रहा है, वही अब अमेरिका भी करेगा। क्योंकि जो लॉबी इजराइल को कंट्रोल कर रहा है वही लॉबी अमेरिका को भी कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो फॉर्मूला मिडिल ईस्ट में अगर जो है सक्सेस है, तो फिर अमेरिका में क्यों नहीं सक्सेस होगा, यूरोप में क्यों नहीं होगा? बात समझ में आई? तो ये मसला है, तो देखिए कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह आज जो है मेरा लैपटॉप तैयार हो जाएगा, तो कल से इंशाल्लाह जो है मैं ये आसान दर्स कुरान और आसान दर्स हदीस में इंशाल्लाह जो है वीडियो मुस्तकिल लाने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह।